नमस्ते, मैं कुशलिनी कदम। आज तक मैंने मुंबई पे कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, मुंबई के हेरिटेज पे, कल्चर पे। तो उसके लिए जो मुझे बहुत सारा आपसे प्यार मिला है, मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और कुछ कमेंट्स आए थे, सजेशंस आए थे। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनको मराठी इतनी समझ में नहीं आती, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अगर मेरे ब्लॉग्स थोड़ा हिंदी में कर लूँ तो जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ उन तक पहुँच सकती है। आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जिसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इस कोविड काल में। 2 साल जो पूरे वर्क फ्रॉम होम और सभी पूरी दुनिया ठप हो चुकी थी, उस वक्त मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। कुछ जो चीज़ें मेरे सामने आई वो थोड़ी दुख देने वाली थी, तो सोचा कि ये बात भी आपसे शेयर कर लूँ। अपना जो भारतीय वस्त्रोद्योग है उसके बारे में हम लोग ज़्यादातर सोचते नहीं हैं। अपने अगर कुछ खरीदारी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, दुकान में चले जाते हैं, साड़ी लेनी है, ड्रेस लेने हैं, सूट लेने हैं, तो वो लेके घर निकल के आते हैं। लेकिन कभी ये हम दिमाग में नहीं आता कि जो ये कला है, जो वस्त्र निर्मित की कला है, ये कला या फिर ये जो वस्त्र की बुनाई जो करते हैं वो लोग कहाँ हैं। जो हम जैसे मेरे जैसे शहरों में रहते हैं, वो लोग इतना सोचने के लिए वो वक्त नहीं दे पाते या फिर देते नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, लेकिन जो मैंने इस कोविड काल में देखा कि बहुत सारे लोगों ने मदद की गुहार लगाई थी कि ऐसी जो कला है बहुत ही यूनिक और एकदम ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर ऐसी जो कला है, इन लोगों के पास जो वस्त्र बुनते हैं, वो कला लिटरली मतलब मरी जा रही थी। और ये चीज़ इतनी दुख देने वाली थी जो इस कोविड काल में मेरे सामने आई। ऐसे ही मैं कुछ व्यूअर्स से इस कोविड काल के दौरान ऑनलाइन उनसे बात हो गई थी मेरी, और फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलना चालू हो गया था। हम लोग जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम लोग सोचते नहीं हैं कि ये हैंडलूम है या क्या है, मशीन मेड है। मतलब ये जो बाइफर्केशन रहता है, वर्गीकरण रहता है कि ये हैंडलूम मटेरियल है, ये मशीन मटेरियल है, हम लोग उसे बाइफर्केट नहीं करते। मतलब ये कुछ दिमाग में शायद आता ही नहीं होगा। मैं जो इन गाँवों से नहीं है उनकी मैं बात कर रही हूँ। किन गाँवों से नहीं है? जिस गाँव में ये बुनाई होती है। ऐसे बहुत सारे भारत में ऐसे छोटे छोटे गांव हैं, रूरल एरियाज हैं, जहाँ पे घर घर में वो बुनाई की वो जो जिसे मराठी में हाथमाग बोलते हैं, हैंडलूम लूम, उनके घर में होते हैं। वो बुनाई करते हैं वस्त्र की या साड़ी की या जो भी है, एक जो कपड़ा रहता है पूरा। तो उसकी अगर खरीदारी हो जाती है, वो सेल हो जाता है, तभी उनको कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उनके वस्त्र किसी ने खरीदना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो एक गैप पड़ रहा है अपने कल्चर में, जो हम लोगों की जो शॉपिंग स्टाइल है वो, और ये जो कलाकार है, कारीगर है, जो एक्सपर्ट है, बहुत ही एक्सपर्ट है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, इनकी चीज़ें मैंने ली है, उसके बाद में ये ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से कोविड काल में जिन से मेरा इंटरेक्शन हुआ था, उनसे जो भी मुझे पिक्चर्स आए थे, भले वो आपके मशीन में बने हुए एकदम सुपर फाइन डिज़ाइन वाले नहीं हों, लेकिन हाथ से किया हुआ पेंटिंग है, हाथ से बुनाई हुई साड़ी है। तो सोचो ज़रा, इतनी मतलब इस चीज़ को मैं पवित्र मानती हूँ। ऐसी चीज़ें अगर अपने को यूज़ करने के लिए मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे कुछ व्यूअर्स है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके जो लिंक्स हैं वो मैं भेज रही हूँ। ये कोई प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आप इससे खरीदारी करो, उससे खरीदारी करो, इसके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने कल्चर के बारे में बताने के लिए है। ये जो कारीगर है, ये आज लिटरली एक कला मरी जा रही है। आज जो ब्लॉगिंग हो रहा है, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो वही दुख से या उसी
जो एक मेरे दिल में एक मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन उनके लिए ये वीडियो है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के मैं लिंक्स दे रही हूँ और आगे के कुछ वीडियोस मेरे इसी टेक्सटाइल पे ही होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये लोग सरवाइव करें, अपनी जो भारतीय कला है वो सरवाइव करे। वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे मधुबनी पेंटिंग, अभी जो मैंने साड़ी पहनी है उसके ऊपर पूरा मधुबनी पेंटिंग है। मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पे, कैन यू सी, ये पूरे फोटो में देती हूँ ये पेंटिंग। ये जो साड़ी है मैंने तमिलनाडु के वेवर से खरीदी थी। तमिलनाडु का वेवर है मिस्टर गोपीनाथ, उनके घर में ही लूम है। वहाँ से मैंने ये प्योर सिल्क की, जो जिसके ऊपर टैग लगा रहता है भारत सरकार का कि सिल्क का, भारत सरकार के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का सिल्क का टैग लगा रहता है, वैसे ये साड़ी आती हैं, उनसे मैंने साड़ी लिया था। और ये तमिलनाडु की साड़ी मैंने भेजी थी, मैंने खुद नहीं भेजी थी, जिन्होंने ये वेव की थी उन्होंने डायरेक्टली मधुबन में भेजी थी। और मधुबन के जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस साड़ी पे ये सब डिजाइन की है, आप देख सकते हो। ये सब हाथों से किया हुआ पेंटिंग है। इसके लिए साड़ी के ऊपर जितना वर्क है उतना उनको वक्त लगता है, कभी 7 दिन में भी होती है, कभी 10 दिन और कभी 15 दिन। ऐसी कोई भी साड़ी जो सिल्क की हो उसके ऊपर वो पेंटिंग करते हैं जो मधुबनी आर्टिस्ट है। यूजुअली ये पेंटिंग टसर सिल्क साड़ी पे हो जाता है। ये मैंने यूज़ किया है तमिलनाडु का सिल्क है, अली सिल्क, जिसे पट्टू साड़ी बोला जाता है तमिलनाडु में। और इस साड़ी की भी एक स्टोरी है। ये एक्चुअली जब मैंने मधुबन में ठाकुर जी से, उनका सरनेम ठाकुर है, उनसे जब बात की थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कोई भी, अगर मुझे मेरी चॉइस की अगर साड़ी भेजनी है तो मैं भेज सकती हूँ। तो मैंने गोपीनाथ जी को कांटेक्ट किया था, उनसे पूछा था कि आपके पास कौन सी प्लेन साड़ी है। तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी 3 कलर की साड़ी दिखाई थी, एक थी सैफरॉन, एक ग्रीन और एक ये जामुनी कलर की। सो मैंने ये जामुनी कलर सिलेक्ट किया क्योंकि मेरे दिमाग में था, ऐसे ही कुछ डिज़ाइन मेरे दिमाग में था कि सिल्वर कलर का उसके ऊपर पेंटिंग आ जाएगा। लेकिन जब ये साड़ी का फ़ोटो मैंने ठाकुर जी को भेजा तो उन्होंने बोला कि मैडम ये तो मतलब, उन्होंने जो अब तक साड़ी किया था ना वो सब कलरफुल था। तो उनके दिमाग में शायद क्या बात चल रही थी पता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ लाइट कलर का साड़ी होगा तो मैडम भेज दो। लेकिन मैं इतना इम्प्रेशंस थी कि मुझे वो रहा नहीं गया कि मुझे साड़ी जल्दी चाहिए थी, थोड़ा बहुत एकदम एक्साइटेड हो गई थी मैं साड़ी के लिए। सो मैंने जो अवेलेबल थी तो यही कलर था। और जब मैंने विजुअलाइज किया कि ये साड़ी कैसे दिखेगी अगर उसके ऊपर पेंटिंग होगा, तो वो बहुत ही अच्छा मेरा वो मैंने जो विजुअलाइज किया था। तो मैंने गोपीनाथ जी को भी उनसे भी बात किया तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि कौन कौन से कलर इसके ऊपर जा सकते हैं। हम दोनों ने फिर ठाकुर जी से बात की कि इस साड़ी के ऊपर ये कलर डाल के आप अगर पेंटिंग करोगे तो कैसा रहेगा। लेकिन बाद में 2 दिन लिया इन्होंने, ठाकुर जी ने, कि डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कलर का पेंटिंग इसके ऊपर होगा। फिर मैंने ये साड़ी भेज दी। मीनवाइल उन्होंने साड़ी देखा, फिर डिसाइड किया कि, और उन्होंने फाइनली मुझे डिस्कशन पे नहीं डायरेक्टली बता दिया कि वो कौन से कलर से पेंटिंग करें, इसी कलर से। फिर ये पेंटिंग होता रहा, कुछ दिन गए उसमें, 10 दिन से ज़्यादा लगे हैं शायद, और उन्होंने ये साड़ी मुझे भेज दी। मतलब तमिलनाडु में वेव की हुई साड़ी, मधुबन में पेंट की हुई साड़ी, और आ गई है महाराष्ट्र में। मैं बहुत खुश हूँ इस साड़ी से। ये नहीं कि इसके लिए कितना पैसा लगा, ये मैटर नहीं कर रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि इससे जो भी वो आर्टिस्ट है उनको
जो भी मेरे से जो भी योगदान बन चुका मैंने किया है, वो खुशी मेरे दिल में है। ठाकुर जी मास्क भी बनाते हैं, बहुत ही सुंदर मास्क बनाते हैं, और स्टॉल बनाते हैं, पेंट करवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रेस मटेरियल है, साड़ी तो बहुत ही सुंदर होती है उनकी। थोड़ी रेंज में लगती है कि ज़्यादा, लेकिन अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो एक साड़ी तो ज़रूर बनती है। और मैं प्रमोशन फिर वापस कह रही हूँ कि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ किसी के सेल के लिए या कुछ भी। ये सिर्फ इतनी मेरा जब मैंने देखा ना ये कि किस तरह से ये जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब लगा कि ये जो कल्चर है अपना वो जिंदा रहना चाहिए। अगर ये मिट गया ना बेकारी की वजह से या पैसों की कमी की वजह से, अगर उन्होंने कहीं अपना रूप दूसरी जगह पे कर लिया और ये जो आर्ट है वो अगर बंद हो गई, मर गई, तो फिर अपना कल्चर भी उसके साथ ही लुप्त हो जाएगा। ये मेरे जैसे जो भी लोग हैं वो ये ऐसा होना तो नहीं चाहेंगे ना। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर जिसको भी पॉसिबल है, आप ऐसे नहीं कि गोपीनाथ जी से ही आपको लेना है या इनसे ही, ठाकुर जी से ही लेना है। जो भी आपके सामने ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जो अपनी कला से जिंदा रहते हैं, उनको उनकी ज़िंदगी बचा लो। ये मेरी बहुत ही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि आर्ट जिंदा रहना चाहिए। अगर ये जिंदा रहेगी, अपना कल्चर जिंदा रहेगा, तो हम जिंदा रहेंगे। नमस्ते।